नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी का आज जापान का दूसरा दिन है उनके दौरे का, जहां पीएम के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान लोग मोदी सैन स्वागत के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और इसके साथ ही चेन्नई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए जापानी नागरिकों ने भारतीय समुदाय के साथ मिलकर गर्मजोशी का माहौल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 16 जापानी प्रांतों की राज्य की साझा प्रगति के लिए 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत ठोस कार्रवाई का आग्रह किया। बातचीत का मुख्य फोकस प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और लघु एवं मध्यम उद्योगों जैसे अहम क्षेत्रों पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जापान दौरे को लेकर पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह जापान के प्रधानमंत्री के साथ ट्रेन से सेजाई पहुंचे और प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत जापान रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही पहुंचने पर मोदी का स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाईवे अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनके कार्यक्रम में राज्य के नेताओं के साथ बैठक और विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में आयोजित 20वीं सीआईजी भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मजबूत है। उन्होंने हरियाणा की ओर से अफ्रीकी देशों के साथ औद्योगिक सहयोग, कृषि तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में साझेदारी बढ़ाने की बात भी कही। सबसे पहले तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का यह महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही अफ्रीका और देश भर से आए हुए सभी महानुभाव का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीआईआई उद्योग जगत और सरकार के बीच लंबे समय से एक सेतु का काम कर रही है। देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रगति में इस प्रतिष्ठित संस्था का उल्लेखनीय योगदान है। यह संस्था उद्योग जगत प्रतिनिधियों को उनके अनुभवों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए ये उपयुक्त मंच प्रदान करती है। मित्रों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और सामूहिक विकास के लिए सहयोग
और साझेदारी की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समाधान और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन देश भर में हुए अत्यधिक वर्षा और नदियों में छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण वाराणसी सहित कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि काशी में निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। लेकिन उस सब के बावजूद आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अतिवृष्टि होती है और अत्यधिक बरसात के कारण जब ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खड़ी होती है। काशी में भी वरुणा जी के तट पर और निचले इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों भी मुझे बाढ़ राहत कार्यों को देखने, निरीक्षण करने, उसकी समीक्षा, राहत कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिला प्रशासन यहां मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। जिन घरों में पानी घुस चुका है वहां पर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था। ये नगर निगम के विद्यालय में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। जिन लोगों के घर सुरक्षित हैं लेकिन रोजी रोटी पर असर पड़ा है, उन लोगों को पहले चरण में 15 दिनों का खाद्यान्न, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, सूखा भूजा, 10 किलो आलू, दाल, चावल, दाल, तेल और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ डिग्निटी किट आदि भी उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। सीएम ने एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे लगाए और लोगों से भी प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तीनों नेताओं का एक साथ मन साझा करना विपक्षी एकजुटता का संकेत माना जा रहा है। यात्रा के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर संघर्ष करेंगे।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से नक्सल मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां नारायणपुर एसपी ने बता दी की जानकारी दी है कि डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने 24 अगस्त को और क्षेत्र में एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली अपने हथियार छोड़कर भाग रहे थे, जिन्हें 4 से 5 अलग अलग जगहों से बरामद किया गया। गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालु की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लालबाग चार राजा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश भर से लोग बप्पा के दर्शन करने मुंबई पहुंचे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां भक्त बप्पा से सुख समृद्धि और मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। वाराणसी में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। आज नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। बाढ़ का खतरा टलने से गंगा किनारे रह रहे लोगों को राहत मिली है और प्रशासन ने हालांकि एहतियाती निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी को अब और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की और। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में बादल फटने से बता दें कि भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में राहत और बचाव कार्य जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने राहत तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बादल फटने से हुई भारी तबाही से और इसके साथ ही बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में उत्तराखंड में बता दें कि आज फिर से मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल लगातार उत्तराखंड में जो बारिश का अलर्ट है वो जारी है। कहीं न कहीं जो रुद्रप्रयाग के साथ साथ जो अन्य जनपद हैं, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है, कहीं न कहीं बागेश्वर के अलावा 3-4 जनपदों में आज जो है स्कूलों की भी छुट्टी रखी गई है और लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने के लिए जो है सलाह कहीं न कहीं जो आईएमडी है उसकी तरफ से जारी की गई है। साथ साथ जो तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो वो अलर्ट मोड पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे कि कल देखा कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो 3 जिले हैं, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो और बागेश्वर हो, उनमें कहर बरपा है। बारिश ने जो है तमाम जगह, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ इलाका है, वहां पर कई जो घर हैं, पुल हैं, जो लोग हैं वो लापता हुए हैं और 6 लोग कल जो है कहीं न कहीं बारिश के कारण जो है विभिन्न इलाकों में वो उनकी मौत हो गई और 11 लोग अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में देखते आज भी जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट और कहीं येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया है। जी, की संभावना जताई गई है। आशीष, अभी और कितने दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है?
बिल्कुल। अभी और दिनों की बात करें तो 15 सितंबर तक लगातार जो है कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जो मानसून है उत्तराखंड में वो कहीं ना कहीं 15 सितंबर के बाद ही विदा होता है। तो ऐसे में अभी भी जो आईएमडी के अफसर हैं, जो जो आपदा प्रबंधन के अफसर हैं, वो तमाम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। जी आशीष, बादल फटने से तो किस तरह से राहत कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि खुद सीएम धामी ने भी निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल, आपदा वाले इलाकों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसी जगह थी जहां पर सड़कें वॉश आउट हो गई थी, तो जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और डीडीआरएफ की टीमें कहीं ना कहीं पैदल और रस्सी के सहारे उन्होंने जो है कल देखा होगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। जगह जगह जो फंसे हुए लोग थे, कई लोग घरों में ही अपने कैद हो गए थे। घर के पास से ही मलबा और मिट्टी और गाड़ गदेरे इतने उफान पर थे कि लोगों को जो है घर में कैद होने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सीएम धामी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि जान माल की कम से कम हानि हो सके। जी आशीष, लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और कोई भी आपात स्थिति कुछ और भी ज्यादा भयंकर स्थिति ना ले? बिल्कुल, जब बारिश और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है तो अलर्ट मोड पर रहता है। पहले से ही आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में है और उसी के आधार पर हर जिले में एक आपदा प्रबंधन विभाग की टीम है। तो डीएम स्तर पर हो, चाहे राजस्व विभाग की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ हो, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का रोक लगाना किसी का बस की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हालात होते हैं उनको कम से कम जो है जान माल की हानि हो और वहाँ पर जैसे हालात हो वहाँ पर रसद पहुँचानी हो, दवा पहुँचानी हो, लोगों को अगर घायल हैं उन्हें अस्पताल तक पहुँचाना हो, तो उन सब चीजों की तैयारियां पहले से ही विभागों के द्वारा की जाती हैं। मॉक ड्रिल भी बाकायदा इस बार की गई थी और ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल में जो हालात हैं कहीं ना कहीं प्रकृति के रौद्र रूप को देखना पड़ रहा है। जगह जगह पहले उत्तरकाशी में हालात खतरनाक हुए, उसके बाद चमोली में, अब फिर से चमोली और रुद्रप्रयाग और फिर बागेश्वर में भी जो है कहीं ना कहीं हालात खतरनाक हो रखे हैं और सरकार और जो सिस्टम जो एजेंसियां हैं तमाम वो अलर्ट मोड पर हैं और ज्यादा से ज्यादा कम से कम लोगों को जो है हानि हो और उनका नुकसान कम से कम हो, ऐसी जो है तैयारी की जा रही है। आशीष, जो 11 लोग लापता हैं उनको किस तरह से कार्य किया जा रहा है और किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, जो 11 लोग विभिन्न जिलों में लापता हैं उनको ढूंढ खोज के लिए जो एसडीआरएफ है वो लगातार जारी, उनका अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी फिलहाल किसी का शव अभी तक तो जब तक अभी सुबह तक कोई शव नहीं मिला था। जो 11 लोग लापता हैं विभिन्न जनपदों में, चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, बागेश्वर में, तीनों जनपदों में करीब 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी शव नहीं मिल पाया है और ढूंढ खोज जारी है। ऐसे में जो बारिश ऊपर से आफत की बारिश बनकर बरस रही है उसमें जो है उससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जेएंडके में 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी खबर है जहां जम्मू कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन और जारी है। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट ये जारी किया गया है। 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बता दें कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूलों को बंद किया गया था और फिर से स्कूलों को चालू किया गया और इसके साथ ही बता दें कि अब 13
सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 13 जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 13 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश और फ्लड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।